अजीज़ तलबा, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके लिए ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एबटाबाद के ज़रिए एहतमाम की गई। ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एबटाबाद 2011 से अपनी मदद आपके तहत सेहत, तालीम और मुआशी खुद मुख्तारी के शोबों में बेहतरी के लिए कोशां है। इदारा ने न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि मुल्क भर के नाबीना तलबा की तालीमी मुश्किलात और रुकावटों को दूर करने के लिए एफ.ए. ता मास्टर्स लेवल की निसाबी कुतुब और कोर्सेज़, जिनमें इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ भी शामिल हैं, को ऑडियो रिकॉर्डिंग में मुंतकिल करने का एहतमाम किया है ताकि नाबीना तलबा आला तालीम तक रसाई हासिल करके मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। ये तमाम ऑडियो रिकॉर्डिंग्स नाबीना तलबा को बिल्कुल मुफ्त फराम की जा रही हैं। नाबीना तलबा के अलावा दीगर तलबा भी इस तालीमी सहूलत से इस्तिफादा कर सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एबटाबाद, ईमेल hdoatd@gmail.com, वेबसाइट hdorg.net, राब्ता नंबर 0345 9541 838 यानी 0345 95 41 838। Bismillahirrahmanirrahim. Page 264, Unit 21, The Road Not Taken. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller long I stood, and looked down one as far as I could, to where it went in the undergrowth. वो सड़कें जो कि एक पहले ख़ज़ां ज़दा जंगल में दो शाखों में बट गई थी, और मुझे अफसोस है कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता था, और मैं चूँकि एक ही मुसाफिर था इसलिए ज़्यादा देर तक खड़ा रहा और जहाँ तक देख सकता था एक रास्ते को देखता रहा कि यह रास्ता कहाँ तक इस जंगल में जाता है, मगर घने जंगल की वजह से देख न सका कि कहाँ मुड़ता है। Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had warned them really about the same. फिर मैं दूसरे रास्ते पर रवाना हुआ जो कि पहले की तरह साफ़ था, और शायद ये मेरे लिए बेहतर इंतखाब था क्योंकि ये सब्ज़ और शादाब था और इस पर ज़्यादा लोग भी नहीं गए थे। अगरचा मैंने सोचा कि शायद दोनों रास्ते कमोबेश यकसा तौर पर बहुत इस्तेमाल शुदा हैं। Page 265, and both the morning equally lay in leaves no step had trodden back. Oh, I kept the other for another day, yet knowing how way leads on to the way, I doubted if ever I should come back. और इस सुबह दोनों सड़कें पत्तों से भरे हुए थे और किसी ने भी इन्हें कदमों नहीं रोंदा था, और मैंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और पहला किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया, फिर ये तस्लीम करते हुए कि एक रास्ता हमेशा दूसरे रास्ते से मिल जाता है और या दूसरा रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है, तो इसलिए इस बात का इम्कान नहीं कि मैं वापस कभी पहले सड़क पर आ जाऊंगा। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. मैं इस एक आह के साथ बता रहा हूँगा, इस वक्त से लंबे ज़माने बाद दोनों सड़कों के इंतखाब के बारे में किसी जंगल में दूसरी दो सड़कें थीं, और मैंने उस रास्ते का इंतखाब किया जो कदमों से कम रोंदा गया था, मतलब इस पर बहुत कम लोगों ने सफ़र किया था, और इस फ़ैसले के नतीजे से मेरी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ा। Page 266, Comprehension. Answer the following questions. Question 1. Why is the poem titled as The Road Not Taken? Why not The Road Taken, since it was the road taken that made all the difference? Answer. The poet Robert Frost has titled the poem as The Road Not Taken instead of The Road Taken because in his opinion the timely decision of not taking the more trodden road was the best choice that made him unique and different from other fellow human beings. Question 2. What difference is the poet talking about? Can you make an informed guess? The poet says that he faced such moment in life in which he was forced to make a choice without complete information about what each choice entails. But he adopted one choice, means one way that was unique or less traveled. It means that adopting the unconventional way was a decision that made a difference and led him to his goals in life.
Question 3. At some critical moment of life, each person has to make decisions. The poet faces making a decision at the turning point of the life, and he does. And these decisions make all the difference. Why does the poet succeed in making a right decision? Answer. Every human being faces such a situation that at a critical moment of life, he or she has to make right decision which may have good results in future life. In this poem, the road is used as metaphor for our life. Choosing between two roads means choosing between different directions of life. Page 267. When making a decision, it is important to grasp the fact that which way is going to have many advantages than the other which is left. It means that it depends on the foresight of the person who is going to have a decision. It is a matter of individuality and uniqueness, and that makes the difference, and the poet succeeded through his wisdom, anticipation, and foresight. Question 4. The imagery ages and ages, hence put value on some essential traits of character that bring difference in people's life. What in your view are these traits? Explain. Answer. By using this imagery, the poet means that someday when he will be an old person sitting down the road, means in his future life he will be telling stories about his past life. He'll be telling them that on one occasion he was forced to adopt and make a choice between two ways of life. He made a unique decision, and that decision made a great difference in his life. He will advise them about the importance of right decisions that may have far-reaching implications. Question 5. What in your view is the dominant theme of the poem, The Road Not Taken? Answer. The main and dominant theme of this poem is the impact of choices and the desire for it to be unique. It means that a person has to make right decision at some critical or turning points of his life that may have good results in the life to come. Question 6. Describe the imagery of the poem, The Road Not Taken. It is abstract or concrete. Illustrate it with example from the poem. Page 268. Answer. Here in the poem, The Road Not Taken, the poet has used images of the sense of sight such as leaves, yellow woods, two diverged roads, grassy path, wanted where, long I stood, etc. These images help the readers to visualize things. The whole imagery is concrete. Writing suggestions. A. How do you like the poem, The Road Not Taken? Answer. This indeed a famous poem of Robert Frost. This poem seems to be from rural setting. It has philosophical and social theme. I like this poem very much because it teaches us the importance of decision making at some critical junctures of life. The poem is also rich in figurative language. The imagery he has used is very beautiful. B. For this question, see reference to context section. Vocabulary. Find the meanings and fill in the blanks. 1. I was about to give somebody my account number over the phone when I realized it was fraudulent attempt to get my personal information. 2. If you use an anti-spam, your mailbox won't get so full of trash mail. 3. Every morning I have to empty my mailbox of unwanted message. 4. I signed up to that baseball website last weekend. I wanted to choose the username Babe Ruth, but someone else had already chosen it, so I chose Baseball Joy instead. Page 269. 5. I don't know the answer to the question, but if you have a little time later, go on to a cookery board, ask there. Every time I have a question, I receive an answer within 20 minutes. There are so many knowledgeable people on that site. 6. Be careful when you open attachments that come with emails because you might put a virus onto your computer, even if a friend sent you the email. Grammar. A. Use the appropriate punctuation mark in the following sentences. 1. We have a great time in Malaysia. The kids really enjoyed it. 2. Some people work best in the mornings, others do better in the evening. 3. What are you doing next weekend? 4. Mother had to go into hospital. She had heart problems. 5. Did you understand why I was upset? 6. It is a fine idea. Let us hope that it is going to work. 7. We will be arriving on Monday morning, at least I think so. 8. A textbook can be a wall between teacher and class. 9. The girl's father sat in a corner. 10. In the words of Murphy's Law, anything that can go wrong will go wrong. Page 270. Unit 22. Progress. A play in one act. Come in, come in. The door opens and an elderly servant enters. Servant, Mrs. Meldon. Corey. Yes, Hannah. What is it, Hannah? Mrs. Meldon wants to know whether you will come downstairs to tea or have it up here. Corey. Has she got back? अंदर आओ अंदर आओ. दरवाज़ा खुलता है और एक बूढ़ी खादमा अंदर दाखिल होती है. खादम. Mrs. Meldon. Corey. हाँ.
हन्ना क्या बात है? हन्ना, मिसेस मेल्डन जानना चाहती हैं कि तुम चाय के लिए नीचे आओगे या यहाँ ऊपर चाय पियोगे। कोरी, क्या वो वापस आई हैं? हन्ना, yes sir, she expected you to meet her at the station sir. She waited a long time in the cold when got Marshall to drive her up. Corey, I am meant to go, but I was busy and then forgot. But she's quite capable of coming home by herself. Hannah, yes sir. Will you come downstairs to tea, sir, or have it up here? Corey, the drawing room's so cold. Tell Mrs. Meldon I'll have it up here. I have news for her. Tell her I have good news for her. My experiment is ended and it's a success. Page 271. हन्ना, हाँ जनाब, वो स्टेशन पर आपसे मिलने की तवक्को रखती थी जनाब। वो देर तक सर्दी में इंतज़ार करती रही, फिर उसे मार्शल मिला जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया। कोरी, मैं जानना चाहता था मगर मैं मसरूफ़ था और फिर भी भूल गया, लेकिन वो अकेले घर आने की सलाहियत रखती हैं। हन्ना, हाँ जनाब। सर, आप चाय के लिए नीचे आओगे या यहाँ ऊपर ही चाय पीना पसंद करोगे? कोरी, ड्राइंग रूम बहुत सर्द है, मिसेस मेल्डन को बताओ कि मैं यहाँ ऊपर मंजिल में ही पीऊँगा। मेरे पास उसके लिए एक ख़बर है, उसे बताओ कि मेरे पास उसके लिए एक अच्छी ख़बर है। मेरा तजुर्बा मुकम्मल हो चुका है और मुझे कामयाबी मिली है। हन्ना, इज़ इट सर? Corey, yes, but it's no use telling you about it. You wouldn't understand, Hannah. No, sir, Corey. But I am a proud man, Hannah. Perhaps you'll understand that. Go and tell Mrs. Meldon. Hannah, yes, sir. Corey, don't forget to tell her that my experiment is a success. Or no, you had better not to tell her. I'll do that myself. You're sure to make a mess of it. She'll be as pleased as I am. हन्ना, सर क्या ऐसा है? कोरी, हाँ, लेकिन तुम्हें इसके बारे में बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आएगी। हन्ना, नहीं जनाब। कोरी, हाँ, लेकिन मैं एक मगरूर आदमी हूँ हन्ना, शायद तुम इसे समझोगे। जाओ और मिसेस मिल्डन को बताओ। हन्ना, ठीक है जनाब। कोरी, उससे बताना ना भूलो कि मेरा तजुर्बा कामयाब रहा, या बेहतर है कि तुम उसे ना बताओ, मैं ये काम खुद करूँगा। पेज 272. मुझे यकीन है कि तुम गलत बात बताओगे, वो मेरी तरह खुश हो जाएगी। हन्ना, शी इज़ नॉट वेरी हैप्पी टुडे सर। कॉरी, नॉट हैप्पी? वाई? आई एम हैप्पी, आरंट आई? Hannah, well, you see, sir, it's 3 ago today since her son was killed in the war. Corey, almost forgetting his grievance. Oh, yes, I'd forgotten that. Of course, one cannot keep on thinking about these things. Hannah, she does, sir. Hannah, sir, वो आज ज़्यादा खुश नहीं है। Corey, खुश नहीं है क्यों? मैं तो खुश हूँ, क्या ऐसा नहीं है? हन्ना, अच्छा जनाब, तुम्हें पता है कि आज से 3 साल कबल आज ही उसका बेटा जंग में मारा गया था? कोरी, अपने गम को भूलते हुए, ओ हाँ, मैं भूल चुका था। बेशक कोई इंसान ऐसी चीज़ों के बारे में मुसलसल नहीं सोच सकता। हन्ना, सर वो करती है। Corey, I am sorry, I didn't meet her at the station, but I had to attend to my experiment. Hannah, I wish she wouldn't dwell on Eddie's death. It's not right for the living to think so much of the dead. She's a woman, of course, and a mother, a brave mother. We must make allowances, Hannah. That's all. Now, if we tell her about my successful experiment, how would that do? Hannah, dubiously. I don't suppose it would make her feel any worse than she is now, sir. Corey, मुझे अफसोस है मैं स्टेशन पर उसे नहीं मिला, लेकिन हन्ना मुझे अपना तजुर्बा करना था। मेरी ख्वाहिश है कि वो एडी की मौत को ज़्यादा याद ना करें। ये ठीक बात नहीं है कि ज़िंदा इंसान मुर्दा के बारे में इतना सोचे। बेशक वो औरत है और माँ है, एक गमज़दा खातून है। हन्ना, हमें इसके साथ गुजारा करना चाहिए, और मैं अब अगर हम उसे मेरी कामयाब तजुर्बे के बारे में बताएं तो कैसा रहेगा? पेज 273. हन्ना, मबहम अंदाज से, मेरा नहीं ख्याल कि ये ख़बर उसके हालात और ख़राब करेगी जितनी कि अब उसके हालात हैं। Corey, well, tell her to come up here and have a tea with me. See, and I'll tell her about my experiment. Hannah, very good, sir. She turns to go. Corey, oh, and Hannah, tell her I am very sorry. I couldn't meet her at the station. That will break the ice a bit. Then when she realizes how important my work is and how much depends on it, she'll be all right. Hannah, very good, sir. She goes towards the door. Then she stops and turns toward him. She really isn't happy, sir. Her nerves aren't at all right. You see, she can't forget, sir. Corey, अच्छा उसे बताओ कि यहाँ ऊपर आकर मेरे साथ चाय पिए देखो, और मैं खुद उसे अपने तजुर्बे के बारे में बताऊँगा। हन्ना, बहुत खूब सर। वो मुड़कर जाती है। कोरी, ओह हाँ, और हन्ना, उसे बताओ कि मुझे बहुत अफसोस है मैं स्टेशन पर उसे ना मिल सका।
उससे उसकी तबीयत कुछ ठीक हो जाएगी। फिर जब उसे महसूस होगा कि मेरा काम कितना अहम है और उस पर मुझे कितना एहसास रखता है, तो फिर इसकी हालत ठीक हो जाएगी। हन्ना, बहुत खूब सर। वो दरवाजे की तरफ जाती है और फिर वो रुकती है और उसकी तरफ मुड़ती है। जनाब, वो वाकई खुश नहीं है। उसके असाब ठीक तरह से काम नहीं कर रहे। सर को पता है कि वो नहीं भूल सकती। बट द प्रोफेसर इज़ बैक एट हिज टेबल, intently regarding his experiment, and except for a grunt, he does not reply. Hannah goes out. The professor makes some calculations on paper and then sits back in his chair. Page 274. Regarding them with delight, his manifestations of joy are interrupted by the entrance of his sister, Mrs. Meldon, aged about 43. She is dressed in black, partly because she is a widow, but chiefly because of her son's death. She is a sensitive-looking woman, now plainly suffering deeply from her memories, but her nervous sensibilities give her strength on occasions which is hardly credible. She is not fretful, complaining woman who behaves as if she were the only person in the world who had suffered a bereavement. And when, in the course of the play, she speaks of her loss, she does so with grave and beautiful dignity. लेकिन प्रोफेसर वापस अपनी मेज़ पर जाकर अपने तजुर्बे में मसरूफ़ हुआ और माँ सिवाय मामूली बड़बड़ाने के आवाज़ के वो किसी बात का जवाब नहीं देता। हन्ना बाहर जाती है, प्रोफेसर कागज़ पर कुछ हिसाब करता है और फिर वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर खुशी से उन्हें देखता है। उसकी बहन मिसेस मेल्डन अंदर दाखिल होकर उसकी खुशी के जज्बात में मुदाखलत करती है, जिसकी उम्र तकरीबन 43 साल है। उसने काला लिबास पहना हुआ है क्योंकि वो बेवा है, लेकिन उसकी बड़ी वजह उसके बेटे की मौत है। वो हसास तबीयत की मालिक खतून है और अब सिर्फ़ और सिर्फ अपनी यादाश्त की वजह से तकलीफ़ में है, लेकिन उसकी असाबी मजबूती उसे ऐसे मौक़ों पर क़ुव्वत देती है जो कि बमुश्किल काबिल यकीन है। वो जल्द परेशान होने वाली और ऐसी शिकायत करने वाली खतून नहीं है कि वो ऐसा रवैया रखे कि गोया दुनिया में वो वाहिद खतून है जो गमज़दा है। और इस ड्रामे में जब भी वो अपने नुकसान के बारे में बोलती है तो वो बहुत संजीदगी और ख़ूबसूरत और वक़ार के साथ करती है। मिसेस मेल्डन हनरी कॉरी turning, "Oh, my dear Charlotte, I am sorry. I did not meet you at the station." Mrs. Meldon, seating herself by the fire. "It doesn't matter, Henry. Only I thought you were coming. You said you would, and I waited a long time in the cold." Corey, "Yes, I am sorry about that, but you see, I was busy." Page 275. "Charlotte, I have succeeded at last. I've got just exactly what I wanted, Charlotte. Absolutely the thing. This will bring fame and fortune to me. I shall be rich now, but more than that, I shall be famous. My name will live forever." When I saw how well the experiment going, I said to myself, Charlotte won't expect me to meet her just when everything's going so right. After all, she's grown-up woman and she knows the way home as well as I do. So I didn't go. I stayed here and did my work. I know you had understand, and it's a success, Charlotte. The greatest and the most wonderful success I have ever had. Charlotte, आखिरकार मुझे कामयाबी मिली। चार्लेट, मुझे वही कुछ मिला जो मैं चाहता था, बिल्कुल वही चीज़। इससे मुझे शोहरत और दौलत मिलेगी। अब मैं अमीर बन जाऊंगा, लेकिन दौलत से ज़्यादा मुझे शोहरत मिलेगी। मेरा नाम हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा। जब मैंने देखा कि तजुर्बा बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है तो मैंने दिल में कहा, शार्लेट ऐसे हालात ने मुझसे वाकई ये तवक्को नहीं रखेगी कि मैं उससे मिलूं, जबकि सब कुछ बहुत ठीक जा रहा था। और सबसे बढ़कर ये कि वो एक होशियार खातून है और वो घर तक का रास्ता जानती है, और मैं भी जानता हूँ। बस मैं फिर नहीं गया। मैंने यहाँ ठहर कर अपना काम किया। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बात समझ आएगी, और ये कामयाबी है शार्लेट, सबसे अजीम और हैरानकुन कामयाबी जो मुझे मिली है। मिसेस मेल्डन, ओह यस, Corey dashed. "Well, you don't seem very excited about it." Mrs. Meldon, "Of course, I am glad it's a success, Henry, whatever it is, but you see, you have never told me anything about it." Corey, "No, that's true. I have always believed in keeping secrets to myself. Tell no one anything until you are obliged to. That's my principle. No one knows it. I have been working in this thing except myself." Page 276. The secret of successful invention, Charlotte, is reticence. But now I can tell you what it is. The component parts still my secret and will remain such until I can get a building offer from some government. Mrs. Meldon, "Oh हाँ,
कोरी परेशान होकर, अच्छा तुम इसके बारे में ज़्यादा पुरजोश नहीं दिखाई देती मिसेस मिल्टन। बेशक मुझे खुशी है कि ये कामयाबी है हेनरी, ये जो कुछ भी है, लेकिन तुम देखो तुमने इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। कोरी, नहीं ये हकीकत है, अपने राज अपने तक महदूद रखने पर मेरा ईमान रहा है। जब तक तुम पर पाबंदी है तो इसके बारे में किसी को कुछ न बताओ, ये मेरा असूल है। मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता कि मैं इस चीज़ पर काम कर रहा हूँ। शार्लेट, इस कामयाब ईजाद के बाद एक राज है, लेकिन अब मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये क्या है। इसके हिस्से और अज्जा अब भी राज हैं और ये इस तरह राज रहेंगे यहाँ तक कि कोई हुकूमत महकम और मजबूत पेशकश करे। मिसेस मिल्टन, गवर्नमेंट, इज़ इट अ गवर्नमेंट मैटर? Corey, I should think it is. I shall offer it first to the British government, of course, but if they won't pay my price, I'll offer it to somebody else. Too many inventors have been let down by the British government. Charlotte, but they'll not let me down. No, I can take care of myself. But when they hear what my invention is, they'll jump at it. Mrs. Milden, will they? Mrs. Milden, हुकूमत, क्या ये हुकूमती मामला है? कोरी, मेरा ख्याल है कि ऐसा ही है। मैं पहले अपने बरतानवी हुकूमत को पेश करूंगा, बेशक, लेकिन अगर वो मुझे मेरी मर्ज़ी की कीमत नहीं देते तो मैं इसे किसी और को पेश करूंगा। शार्लेट, बरतानवी हुकूमत ने बहुत से मौजूदीन को मायूस कर दिया है, लेकिन वो मुझे मायूस नहीं करेंगे। नहीं, अब मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन फिर जब वो मेरे ईजाद के बारे में सुनेंगे तो वो इस पर कूद पड़ेंगे, यानी जल्द ही मेरी पेशकश कबूल करेंगे। मिसेस मिल्टन, क्या वो ऐसा करेंगे? Corey, of course they will, though you are quite justified in feeling skeptical about them. It is very hard to get them to use tanks in the war, very hard. Those cavalry generals had to be forced to use them. They ought to be horse knackers instead of soldiers, and tin hats too. Look what time it was before that damn war office could be persuaded to use them. But I am sorry, Charlotte, I ought not to be talking about the war to you, especially today. कोरी, बेशक वो ऐसा करेंगे, अगरचे इनके बारे में शक करने में आप हक बजानब हैं। इनको जंग में टैंकों के इस्तेमाल पर कायल करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इन घुड़सवार रसालक के जर्नेलों से ज़बरदस्ती इनका इस्तेमाल करवाना होता था। वो सिपाहियों के बजाय बूढ़े घोड़ों के कायल थे और टीन के हेलमेट भी। देखो पहले ये कैसा वक्त था कि लानती जंगी दफ्तर को इनके इस्तेमाल पर राज़ी किया जा सकता था। लेकिन शार्लेट, मुझे अफसोस है, मुझे तुमसे जंग के बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए थी, और ख़ास तौर पर आज। मिसेस मिल्टन, आई डोंट माइंड हेनरी, एंड आफ्टर ऑल द वॉर ऑफिस इज़न्ट द वॉर। कॉरी, नो दैट्स ट्रू। मिसेस मिल्टन, व्हाट इज़ योर इन्वेंशन हेनरी? Corey, Charlotte, there is something interesting to talk about. Hannah enters with a tea tray. Hannah, here's the tea, sir. मिसेस मिल्टन, हेनरी, मैं इस बात से नाराज़ नहीं होती, और बहरहाल वॉर ऑफिस जंग नहीं है। पेज 278, नहीं ये सच है। मिसेस मिल्टन, हेनरी तुम्हारी ईजाद क्या है? कोरी, शार्लेट, कोई दिलचस्पी की बात जिसके बारे में बात की जा सकती है। हन्ना चाय के ट्रे के साथ दाखिल होती है। हन्ना, सर ये चाय ले लें। Corey, damn. Oh, all right, put it down there. Hannah arranges the tea tray in front of Mrs. Milton. The professor, meantime, is back at his table and his retort and his formulae. Now and again he exclaims to himself, Mrs. Milton, has everything been all right, Hannah? Hannah, yes, ma'am. Gage the gardener brought up the wreath you ordered for the war memorial. Ma'am, I have got it in the kitchen now. Shall I fetch it for you? कोरी, लानत हो। ओ अच्छा, इसे यहाँ रखो। हन्ना, मिसेस मिल्टन के सामने चाय का ट्रे सजाते हुए, इसना प्रोफेसर वापस अपनी मेज़ पर अपनी आतिशी शीशे और अपने फार्मूले के पास गया। बार बार वो खुद से अचानक बोल पड़ता है। मिसेस मिल्टन, हन्ना, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? हन्ना, हाँ मैडम, बागबान गेज वो हार लाया है जिसका आपने वॉर मेमोरियल जंगी यादगार के लिए लाने का कहा था। मैंने उसे किचन में रखा है, क्या अब मैं इसे आपके पास ले आऊँ? एंड देन हन्ना, हैविंग फिनिश विद द टी टेबल्स, गो आउट। और फिर हन्ना चाय मेज़ पर रखने के बाद बाहर जाती है। मिसेस मिल्टन, कम एंड हैव योर टी, हेनरी। कॉरी, ऑल राइट। पेज 279, बट ही डज नॉट स्ट्री। मिसेस मिल्टन, कम अलॉन्ग, हेनरी। कोरी, ओ ऑल राइट, आई इन अ मिनट। Mrs. Milton, your tea will get cold if you don't come now. Mrs. Milton, हनरी आओ और अपनी चाय पियो। कोरी, अच्छा लेकिन वो नहीं हिलता। Mrs. Milton, हनरी आ जाओ। कोरी, बहुत खूब, 1 मिनट में।
मिसेस मिल्टन, अगर तुम अभी भी नहीं आए तो तुम्हारी चाय ठंडी हो जाएगी। कॉरी, गेटिंग अप एंड कमिंग टू द टी टेबल, ओह हाउ वुमेन डू फास्ट, योर सेक्स इज मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। Charlotte, always willing to break off things for other things. No application, no concentration, no capacity for complete impersonal devotion. That's why no women have ever been great artists or scientists, because they will not forsake everything and follow well, whatever it is they ought to be following. Hannah returns carrying a bunch of flowers to which a label is attached. Corey उठकर और चाय के मेज़ पर आते हुए, ओह औरतें कितनी गैर अहम चीज़ को अहमियत देती हैं। शार्लेट, तुम्हारी जिन्स बहुत गैर मामूली अजीब है। हमेशा एक काम को दूसरे किसी काम के लिए रोक देते हैं, ना लगाव और ना तवज्जो। मुकम्मल और गैर ज़ाती इखलास के लिए कोई गुंजाइश नहीं। यही वजह है कि ख़वातीन कभी भी अजीम आर्टिस्ट या मुसव्विर और साइंसदान नहीं रहे हैं, क्योंकि वो हर चीज़ नहीं छोड़ेंगी और इनका पीछा करेंगी, ख्वाह वो कुछ भी हो, वो ज़रूर इसके पीछे लगेंगी। हन्ना वापस आती है फूलों के एक गुलदस्ते या गुच्छे के साथ जिस पर एक लेबल लगा हुआ है। हन्ना, here is it मैम। कॉरी, what is that? Mrs. Milton, taking the flowers from Hannah. I ordered it from Gage to put on the war memorial. It's for Eddie. Corey, oh yes, Mrs. Milton, I shall take it down there after tea. Will you come with me? हन्ना, मैम ये ले लो। कोरी, वो क्या है? मिसेस मिल्टन, हन्ना के हाथ से फूल लेती हुई, मैंने गैज को इसका ऑर्डर दिया था कि इसे जंग के यादगारों पर रखो, ये एडी के लिए है। कोरी, ओह हाँ मिसेस मिल्टन, मैं चाय पीने के बाद इसे वहाँ ले जाऊँगी, क्या तुम मेरे साथ जाओगे? कोरी, I'd like to, of course, but I really must finish up these things. Mrs. Milton, very well, Henry. To Hannah, thank you, Hannah. I'll keep the flower here. Exit Hannah. कोरी, बेशक मैं भी जानना चाहूँगा, लेकिन मुझे ये काम भी ज़रूरी ख़त्म करना है। मिसेस मिल्टन, बहुत खूब हेनरी। हन्ना से, हन्ना बहुत शुक्रिया, मैं ये फूल यहाँ रखूँगी। हन्ना बाहर चलेगी। मिसेस मिल्टन टू हर ब्रदर, दे आर वेरी ब्यूटिफुल, आरंट दे हेनरी? कोरी, ओह यस, क्वाइट नाइस, you know. Charlotte, this invention of mine. Milton, will you have some more tea, Henry? Corey, vaguely, oh then definitely yes, half a cup. Page 281. He hands the cup to her and she fills it and returns to him while the following speeches are uttered. Corey, I was saying this invention of mine will revolutionize warfare. Mrs. Milton, will it abolish warfare? Mrs. Milton, अपने भाई से हेनरी, वो बहुत खूबसूरत है, क्या वो खूबसूरत नहीं? कोरी, ओ हाँ, बहुत उम्दा है। शार्लेट, तुम जानती हो कि ये मेरी ईजाद। मिसेस मिल्टन, हेनरी, क्या तुम और चाय पीना पसंद करोगे? कोरी, मबहम अंदाज से, और फिर ज़रूर हाँ, एक आधा कप। वो प्याली उसको देता है और वो इसमें चाय डालकर इसे वापस देती है, जबकि दर्जेल बातें बोली जाती हैं। कोरी, मैं कह रहा था कि मेरी ईजाद जंगबाजी में इनकलाब बर्पा कर देगी। मिसेस मिल्टन, क्या ये जंग व जदल को ख़त्म कर देगी? कोरी, abolish war? My dear Charlotte, don't be childish. Mrs. Milton, I am very interested in that subject. It seems to me more important than anything else in the world, Henry. You don't realize how deeply women like me feel about this. This organized butchery of boys. Look at me. I had a husband and a son when the war began. I had neither when it was over. I am most lonely woman, cruelly alone. कोरी, जंग ख़त्म करना मेरे प्यारे शार्लेट, बचकाना बातें न करो। मिसेस मिल्टन, मैं उस मौजू में बहुत दिलचस्पी लेती हूँ, ये मुझे दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा अहम दिखाई देता है। तुम्हें इल्म नहीं है कि इन जैसे एहसासात की वजह से ख़वातीन मुझसे कितनी गहरी मोहब्बत रखती हैं। लड़कों की ये मुनज़्ज़म कत्ले आम, मेरी तरफ देखो। जब जंग शुरू हुई थी तो मेरा शोहर और एक बेटा था, जब जंग ख़त्म हुई तब वो दोनों नहीं हैं। मैं बहुत अकेली औरत हूँ, ज़ालिमाना तौर पर तन्हा। पेज 282. Corey, a little annoyed by what seems to him sentimental harping on one string. I know, of course, that the war hit you very badly. Charlotte, what with Eddie being killed and Tom taking his death so badly? Mrs. Milton, Tom died of a broken heart. Henry, that might sound sentimental and unscientific to you, but it's true. I sometimes wonder why I was not granted the mercy of death, why I should be compelled to live on alone. कोरी, मुसलसल एक मौजू पर बोलने की वजह से थोड़ा परेशान होकर, बेशक मैं जानता हूँ कि शार्लेट, जंग ने तुम्हें बहुत मुतासिर किया। एडी का कत्ल होना और टॉम पर इसकी मौत का बहुत असर हुआ, सदमा पहुँचना। मिसेस मिल्टन,
हेनरी, टॉम बहुत गम की वजह से मर गया। शायद ये बात तुम्हें बहुत जज्बाती और गैर साइंसी लगे, लेकिन ये हकीकत है। बाज़ औक़ात मैं सोचती हूँ कि मुझे मौत क्यों ना आई, मुझे क्यों तन्हा ज़िंदा रहने पर मजबूर किया क्या। कॉरी, ओह कम कम चार्लेट, नो नो, नॉट अलोन, यू आर हैप्पी इनफ विद मी, आरंट यू, योर ओनली ब्रदर। Mrs. Middleton, you are not a very good substitute for a son, Henry. Corey, well, no, I suppose not, but still there is no need for despair. Let me tell you about my invention. Corey, ओह आओ शार्लेट, नहीं नहीं, आप तन्हा नहीं हैं, तुम मेरे साथ काफ़ी खुश हो। क्या तुम खुश नहीं हो, तुम्हारा इकलौता भाई। मिसेस मिडलसन, हेनरी, तुम एक बेटे का अच्छा नेमुल बदल नहीं हो। कोरी, अच्छा नहीं, अगर मैं समझूँ कैसा ही है, मगर फिर भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे अपनी ईजाद के बारे में बताने दो। Page 23. He puts his cup down and prepares to explain. Mrs. Meldon, will you have more tea, Corey? No thanks now. Charlotte, when I say that war ought to be revolutionized, I mean that it ought to be more expeditious. The war we have just had lasted for a ridiculous period. 5 years or nearly 5 years. Perfectly preposterous. It ought not to have lasted more than 5 weeks. वो अपनी प्याली नीचे रखता है और अपनी इजादात की वजाहत के लिए तैयार हो जाता है। मिस मिल्डन, क्या तुम और चाय पीना चाहोगे? कोरी, नहीं शुक्रिया। अब शार्लेट, जब मैं कहता हूँ कि जंग के मैदान में इनकलाब बर्पा करना चाहिए, तो मेरा मतलब ये है कि इसे बहुत तेज़ रफ्तार होना चाहिए। जो हालिया जंग हमने लड़ी बहुत लंबे अरसे के लिए जारी रही, 5 साल या तकरीबन 5 साल, बहुत बेहुदा और अहमकाना। इससे 5 हफ्तों से ज़्यादा जारी नहीं रहना चाहिए था। मिसेस मिल्टन, हैव यू इन्वेंटेड अ मीन्स ऑफ डिस्ट्रिक्टिंग द ड्यूरेशन ऑफ वॉर? Corey, well, yes, I think you might put it like that. What the combatants ought to aim at in war is to get the first blow is so hard that the other side immediately succumbs to it. Mrs. Milton, I see. Corey, that means that the weapon of war must be made immeasurably more horrible and devastating than they are now. Mrs. Milton, more horrible? Is it possible? Corey, yes, oh yes, we haven't yet reached the limits of horror in war. Oh dear me, no. मिसेस मिल्टन, क्या तुमने जंगों के दौर अपने को महदूद करने के तरीके ईजाद किए हैं? कोरी, अच्छा हाँ, मेरा ख्याल तुम ऐसे भी कह सकती हो। जंग में लड़ाकू ये चाहते हैं कि वो पहली ज़रब इतनी सख्त लगाएं कि मुखालफत कुव्वत फौरी तौर पर से ताब ना ला सके। पेज 24. मिसेस मिडलसन, मैं समझी। कोरी, इसका मतलब ये है कि जंगी हथियार इससे ज़्यादा खौफनाक और तबाहकुन बनाए जाएं जैसा कि वो अब हैं। मिसेस मिल्टन, ज़्यादा खौफनाक, क्या ये मुमकिन है? कोरी, हाँ ओह हाँ, हम अभी तक जंगों में खौफ और दहशत की हदूद तक नहीं पहुँचे। ओह मेरे प्यारे, नहीं। मिसेस मिल्टन, माई सन वॉज 19, हेनरी, and he was killed in a fight of which he knew very little. That seems to me a horrible thing. Corey, oh, a mother's feeling, of course, but look at the matter from a broad point of view, but put your own feelings aside. मिसेस मिल्टन, मेरा बेटा 19 साल का था हेनरी, और उससे एक ऐसी लड़ाई में मारा गया जिसके बारे में वो बहुत कम जानता था। ये मुझे बहुत दहशतनाक चीज़ दिखाई दे रही है। कोरी, ओ एक माँ के एहसासात बेशक, लेकिन इस मामले को वसी नुक्ते नज़र से देखो, अपने एहसासात को एक तरफ रख दो। मिसेस मिल्टन, आई कांट डू दैट हेनरी, द होल वॉर फॉर मी कम्स डाउन टू दिस वन थिंग, दैट माई सन, अ बॉय न्यू फ्रॉम स्कूल, was taken away from me just when his life was beginning to open out and killed. I am not a clever woman, Henry. I can only feel things as they touch me and mine. Eddie was only my son, my darling, my heart's joy. I expected so much from him, and he's gone. And there's nothing. मिसेस मिल्टन, मैं ऐसा नहीं कर सकती हेनरी। पूरी जंग मेरे लिए ये मायने रखता है कि मेरा बेटा स्कूल से नया निकलने वाला मुझसे जुदा किया गया उस वक्त जब उसकी असल ज़िंदगी शुरू होने वाली थी। पेज 25. और उसे कत्ल कर दिया गया। हेनरी, मैं एक होशियार खातून नहीं हूँ, मैं चीज़ों को ऐसे ही महसूस करती हूँ जिस तरह वो मुझसे पेश आते हैं। एडी मेरा इकलौता और प्यारा बेटा था और मेरे दिल की खुशी था। मुझे उससे बहुत तवक्कुआत थीं और वो मर गया और कुछ भी बाकी ना रहा, कुछ भी नहीं। Corey, being very gentle with her. Yes, I know, Charlotte, but you really ought not to dwell too much on your sorrow. It isn't good for you. You ought to take a broad point of view. Imagine yourself a statesman. Mrs. Milton, if Eddie had been a statesman, he would not have gone to the war. He would have compelled some other person to go.
Corey, oh now, don't be bitter, Charlotte. Don't be bitter. Corey, उसके साथ हमदर्दी का इज़हार करते हुए, शार्लेट, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें चाहिए कि हर वक्त अपने गम की तरफ तवज्जो न दो, हर वक्त गमगीन न रहो, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। तुम्हें हर चीज़ के बारे में वसी नज़र का मुज़ाहिरा करना चाहिए। अपने आप को एक मुदब्बर सियासतदान तस्वर करो। मिसेस मिल्टन, अगर एडी एक मुदब्बर होता तो वो जंग में शिरकत ना करता, वो किसी और शख्स को मजबूर करके भेजता। कोरी, और अब वो सख्त ना बनो शार्लेट, सख्त ना बनो। मिसेस मिल्टन, माई डियर हेनरी, आई एम बियॉन्ड being bitter. Do you know it? I discovered today. Corey, no. Mrs. Milton, you know I have never really known how Eddie died. I found out today. Corey, I wish you wouldn't think so much about it. Miss Milton, मेरे प्यारे हेनरी, मैं तलखी गम से भी आगे हूँ। क्या तुम जानते हो कि आज मैंने क्या दरियाफ्त किया? पेज 26। कोरी, क्या? मिसेस मिल्टन, तुम जानते हो कि मुझे सही पता नहीं था कि एडी किस तरह मरा। आज मैंने मालूम कर लिया। कोरी, मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में ज़्यादा ना सोचो। मिसेस मिल्टन विद सडन पैशन, I must think about it. I can't help thinking about it. I met a young man in town today who had been in the same battalion as Eddie, and he told me about it. Poor lad. It slipped out before he realized it. I had not known before. Corey, people ought not to talk so much about the war. Much better forget about it. मिस मिल्टन अचानक जज्बाती अंदाज से, मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए, मैं सोचे बगैर नहीं रह सकती। आज मैं कस्बे में एक जवान आदमी से मिली जो कि उसी बटालियन में था जिसमें एडी भी था, और उसने मुझे उसके बारे में बताया। बेचारा लड़का ये जानने से पहले कि मैं पहले इसके बारे में नहीं जानती थी, इसके मुंह से निकल गया। कोरी, लोगों को जंग से मुताल्लिक बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, बेहतर ये है कि इसे भूल जाएं। मिसेस मिल्टन रिकवरिंग हरसेल्फ, ही रिमेंबर the CEO of the battalion wrote to me and said that Eddie had been killed by a piece of shell and that he had been buried behind the line somewhere. Corey, yes, I remember. Mrs. Milton खुद को संभालते हुए, तुम्हें याद होगा कि बटालियन के CEO ने मुझे लिखा और कहा था कि एडी गोले के एक टुकड़े लगने से मर गया था और उसे लाइन के पीछे कहीं दफन कर दिया गया था। कोरी, हाँ मुझे याद है। मिस मिल्टन, that comforted me very much. I made things easier to think that he wasn't mutilated, that even when he was killed, he was still my dear and my beautiful boy, a soldier buried by soldiers in a soldier's grave. Page 287. But he wasn't buried, Henry. Corey, wasn't buried? इस बात से मुझे काफ़ी तसल्ली मिली। ये सोचते हुए मुझे आराम आया कि इसके अज़ा नहीं काटे गए, और ये कि कत्ल होने के बाद भी वो मेरा प्यारा और ख़ूबसूरत बेटा था, एक सिपाही जिसको सिपाहियों ने सिपाहियों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। लेकिन हेनरी, इसे दफन नहीं किया गया था। कोरी, दफन नहीं किया गया? मिसेस मिल्टन, नो, देयर वॉज नथिंग टू बरी, द शेल केम एंड देयर वॉज नथिंग। दे आर साइलेंट फॉर अ मोमेंट और टू। Don't you think that is horrible, Henry? There was no decency in his death. Oh my God, you tell me to take a broad point of view about that? My son, they had been in a little shallow trench, Eddie and his men sitting there for 8 days and nights, waiting and waiting and waiting, and then a shell came right into the middle of a group of them and destroyed them, utterly destroyed them, 5 of them, nothing left. She sits back in her chair and both of them are silent. Then the professor goes to his table and sits down before his papers and retorts. मिस मिल्टन, दफन करने के लिए कुछ भी नहीं था, गोला आया और कुछ बाकी ना रहा। वो एक लम्हे के लिए खामोश रही। हेनरी, क्या तुम्हारे ख्याल में ये खौफनाक नहीं है? इसकी मौत में कोई शाइस्तगी सलीकामंदी नहीं थी, और मेरे अल्लाह, तुम मुझे कहते हो कि मैं इस मामले के बारे में वसी नज़र दिखाऊं? मेरा बेटा, वो कम गहरे छोटे से खंदक मोर्चा में थे, एडी और उसके साथी। वो वहाँ पर 8 दिन और रात इंतज़ार करते रहे, और फिर तोप का एक गोला आया और उनके ग्रुप के दरमियान में लग कर उनको हलाक कर दिया, मुकम्मल तौर पर इनको ख़त्म कर दिया। इन तमाम 5 को कोई भी ज़िंदा न रहा, कोई भी न बचा। पेज 288। वो कुर्सी पर बैठी थी और दोनों खामोश हो जाते थे। प्रोफेसर वापस अपने मेज़ पर जाता है और अपने कागजात और आतिशी बर्तन के सामने बैठ जाता है। मिसेस मिल्टन, व्हाट इज़ योर इन्वेंशन, हैरी? Corey, oh, I think we had better not talk about it. You are upset that chap ought not to have told you about Eddie. Mrs. Milton, he thought I knew. What is your invention? Corey, I'll tell you another time.
मिसेस मिल्टन, हेनरी तुम्हारा इजाद क्या है? कोरी, ओह मेरा ख्याल है कि बेहतर यही है कि हम इसके बारे में बात ना करें। तुम परेशान हो और इस शख्स को चाहिए था कि तुम्हें एडी के बारे में ना बताता। मिस मिल्टन, इसका ख्याल था कि मुझे पता था। तुम्हारा इजाद क्या है? कोरी, मैं फिर कभी बताऊंगा। मिसेस मिल्टन, आई would like to know now something to make war more expeditious, to end it quickly. Corey, swinging round to her. Really, Charlotte, this is the most humanitarian invention. I don't believe, mind you, that wars will never end. No, we are altogether too pugnacious, we human beings, so the only thing to do then is to make war so horrible that no nation will engage in one unless absolutely driven to it. That's where I come in. I am going to make war horrible, really horrible. Mrs. Milton, yes. Mrs. Milton, मैं अब जानना चाहती हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जो जंग को तेज़ रफ्तार बना दे, किसे जल्दी ख़त्म कर दे। कोरी झूमते हुए इसकी तरफ मुंह करके, वाकई शार्लेट, ये बहुत इंसान दोस्त इजाद है। तुम इसे जहन में रखो, याद रखो, मेरा यकीन नहीं है कि जंगें कभी ख़त्म होंगी। पेज 289। नहीं, हम तमाम इंसान लड़ने के बहुत शायक हैं, बस वाहिद काम यह है कि जंग को इतना खौफनाक बनाया जाए कि कोई भी कौम इस वक्त तक जंग की तरफ ना जाए जब तक इसे मजबूर न किया जाए। इसके नतीजे में पर पहुंचा हूँ कि मैं जंग को बहुत खौफनाक और दहशतनाक बनाने जा रहा हूँ। मिसेस मिल्टन, हाँ। कॉरी, आई हैव गॉट समथिंग हियर, चार्लेट, द फॉर्मूला फॉर अ बॉम्ब दैट विल मेक वॉर नॉट ओनली stupendously horrible, but will end it almost as quickly as it began. Mrs. Milton, on the table. She rises and goes to him. Corey, yes, I have made tests and I have worked out the formula with mathematical precision, and I have discovered a combination of gases and explosive that will obliterate thousands at once. Thousands. Mrs. Milton, thousands? Corey, yes. Mrs. Milton, obliterate them just like Eddie. Corey, Charlotte, मुझे कुछ चीज़ मिली है, बम का फार्मूला, जो कि जंग को बहुत ज़्यादा खौफनाक बना देगा, बल्कि इसे जल्दी ख़त्म भी कर देगा। मिसेस मिल्टन, मेज़ पर वो उठती है और उसके पास चलती है। कोरी, हाँ, मैंने टेस्ट किए हैं, मैंने रियाजियाती दुरुस्तगी के साथ एक फार्मूला तश्कील दिया है। मैंने गैसों और आतशगेर धमाका खेज़ मादों का मजमूआ दरियाफ्त कर लिया है जो हज़ारों अफराद को फ़ौरन ख़त्म कर देगा। हज़ारों को? मिस मिल्टन, हज़ारों? कोरी, हाँ। मिस मिल्टन, उनको नेस्त नाबूद कर देगा, बिल्कुल एडी की तरह। पेज 219. Corey, oh my dear Charlotte, you really must not be so morbid. We have got to deal with the world of fact, and if this country is going to maintain her position in the world, she'll have to use every device she can employ to keep her there. I consider I am performing highly patriotic act in offering this discovery to my country. Now listen, by means of my formula, we can make a bomb, a big bomb, not one of those little fatlings wing the Germans used to drop on London, but an enormous bomb full of corrosive gases, which will be dropped from a powerful aeroplane or ship. That has not been settled yet, but it's not really my job now. Then the next war break out. Mrs. Milton, the next war? कोरी, ओह मेरे प्यारी शार्लेट, तुम इतनी एहसास अफसरदा तरबियत ना बनो। हमें हकीकत की दुनिया से निपटना है, और अगर इस मुल्क को दुनिया में अपनी हैसियत बरकरार रखनी है तो इसे हर वह हथियार इस्तेमाल करना होगा जो इसे इस मुकाम पर रखे। मेरा ख्याल है कि ये दरियाफ्त अपने मुल्क को पेश करते हुए बहुत आला हुब्बुल वतनी का काम कर रहा हूँ। अब सुनो, मेरा फार्मूले की बदौलत हम एक बम बना सकते हैं, एक बड़ा बम, उन छोटे गैर मौसम बमों की तरह नहीं जो कि जर्मनों ने लंदन पर फेंके, बल्कि एक बहुत बड़ा बम जो कि जला देने वाला गैस से भरा होगा, जिसको एक ताकतवर जहाज़ से गिरा दिया जाएगा या एयरशिप से, जो कि अभी नहीं बनाया गया। लेकिन ये असल मेरा काम नहीं है। फिर अब अगली जंग शुरू होती है। मिस मिल्टन, अगली जंग? Corey, yes. I should say we have another in 20 or 30 years, wouldn't you? Not more than 50 anyhow. Well, when it comes, our ultimatum will consist of a number of airships or aeroplanes dropping these big bombs in the country with which we are at war, just the way the Japanese declared war on the Russians by blowing their ships to pieces. Only ours will be much more effective than that. The Japs only sank a few ships. Page 291. We will utterly obliterate whole cities, perhaps a whole nation. Mrs. Milton, yes. Corey, हाँ, मुझे कहना चाहिए कि एक जंग हम 20 या 30 सालों में लड़ेंगे, बहरहाल 50 साल से ज़्यादा नहीं।
अच्छा, फिर जब ये जंग आती है तो हमारा अल्टीमेटम में कई जंगे जहाज़ और एयरशिप शामिल होंगे जो कि हमारे साथ जंग में नबरदाज मुल्क पर बम गिरा रहे होंगे, बिल्कुल जापानियों की तरह जिन्होंने उन जहाज़ों को टुकड़े टुकड़े करते हुए रूसियों के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ किया। हमारे बम उनके बमों से भी ज़्यादा मौसर होंगे। जापानियों ने सिर्फ चंद जहाज़ों को डुबो दिया, हम पूरे शहरों को मिटा देंगे, शायद पूरी कौम को। मिस मिल्टन, हाँ। Corey, when these bombs fall, the explosion will devastate a wide tract of the district in which it falls. At the same time, will release a powerful spreading gas without color or smell, which will spread over a wide area and poison every person who inhales it. They won't know they have inhaled it until they see their bodies rotting, and nothing will save them then. With a single bomb, we could wipe out the population of a city as big as Manchester. Single bomb, Charlotte. Mrs. Milton, but that would mean everybody, men and women and children. कौरी, जब ये बम गिरता है तो ये जिस ज़िले पर गिरता है तो धमाका इसके वसी इलाके को तबाह कर देगा और बैक वक्त ये बहुत ताकतवर फैलने वाली गैस को छोड़ देगा किसी रंग और बू के बगैर, और ये एक वसी इलाके में फैल कर हर एक शख्स के जिस्म में जहर भर देगा जो उसे सांस के ज़रिए अंदर ले जाएगा। इनको इस गैस में सांस लेने के बारे में पता नहीं होगा, यहाँ तक कि वो अपने जिस्म को गलते सड़ते हुए देखेंगे और फिर इन्हें कोई चीज़ भी नहीं बचा सकेगी। एक ही बम के ज़रिए हम मैनचेस्टर की तरह बड़े शहर की पूरी आबादी को मिटा सकते हैं। शार्लेट, एक ही बम से। मिसेस मिल्टन, इसका मतलब ये है कि हर कोई, यानी मर्द, औरतें और बच्चे। Corey, oh yes, after all, nowadays there is no logical distinction between a civilian and a soldier. What's the difference between the girl who makes mountains and the man who uses them in trenches? You know, Charlotte, it's a terrific thought to think then that I can sit here at this table with a formula written out on those sheets of paper which will enable a few men to go up into the air and wipe out a whole city, and I am the only man in the world who know how to do it. Mrs. Milton, aren't there men like you in other countries using their brains for the same purpose? Corey, ओ हाँ, बहर हाल आजकल एक आम शहरी और सफाई के दरमियान कोई माकूल फ़र्क नहीं है। वो लड़की जो कि जंगी साजो सामान बनाती है और वो मर्द जो उसे मोर्चों में इस्तेमाल करते हैं, उनके दरमियान फ़र्क है। शार्लेट, तुम जानती हो ये सोचना एक खौफनाक सोच है कि मैं यहाँ इस मेज़ पर बैठ सकता हूँ इन कागजात पर एक लिखे हुए फार्मूले के साथ जो कि चंद अफराद को इस काबिल बना देगा कि फ़ज़ा में जाकर पूरे शहर को मिटा देंगे, और मैं दुनिया में वाहिद इंसान हूँ जो कैसा करना जानता हूँ। मिस मिल्टन, क्या दूसरे ममालिक में भी तुम्हारी तरह लोग मौजूद नहीं हैं जो किसी मकसद के लिए अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं? Corey, yes, but I don't imagine anyone will discover so powerful a weapon as this. If I'd made this discovery in 1914, the war would have been over before the end of that year, and there probably wouldn't be any Germans left now. They had been extinct race. Mrs. Milton, perhaps an enemy of this country might make a similar discovery, Henry, and use it on us. पेज 293. कोरी, हाँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस जैसा ताकतवर हथियार ईजाद करेगा। अगर मैं 1914 में ये दरियाफ्त कर लेता तो जंग उसी साल के अख्ताम तक ख़त्म हो चुका होता और वहाँ पर शायद कोई जर्मन बाशिंदा ज़िंदा न रहता, वो एक मादूम ख़त्मशुदा नस्ल होती। मिस मिल्टन, शायद इस मुल्क का कोई दुश्मन ऐसी चीज़ ईजाद करके ऐसे हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। कौरी, we will have to take risk of that. Anyhow, my discovery will be available to our people, and if a war does come along, we will only got to get our bomb dropped on them before they get their drops on us, and the trick's done. Mr. Milton, I suppose it was someone like you who invented the kind of shell that destroyed Eddie, that obliterated him. Corey, rising and patting her on the shoulder. Now, don't go back to that subject, Charlotte. Come over here by the fire and try to make a more cheerful view of life. Mrs. Milton, cheerful view, my dear Henry. I sometimes wonder whether, in spite of your cleverness, you aren't really the stupidest man on earth. कौरी, ओह कम। कौरी, हमें इस बात का ख़तरा मोल लेना होगा। बहरहाल मेरी दरियाफ्त हमारे लोगों को दस्तयाब होगी और अगर जंग शुरू होती है तो हमें सिर्फ इन पर बम गिराना होगा, इससे पहले कि अपना बम हम पर गिरा दें, और इस तरह ये तरीका इस्तेमाल होगा। मिस मिल्टन, मेरा ख्याल है कि वो भी तुम्हारी तरह कोई शख्स था जिसने इस किस्म का गोला ईजाद किया, जिसने एडी को हलाक कर दिया, जिसने इसे बिल्कुल मिटा डाला। कोरी, उठते हुए और इसके कंधों पर थपकी देते हुए, शार्लेट, अब वापस इस मौजू की तरफ ना जाओ, यहाँ आके करीब आ जाओ और ज़िंदगी के खुशकुन पहलुओं पर नज़र डालो। पेज 294. मिस मिल्टन, खुशकुन ख्याल, खुशकुन पहलू। मेरे प्यारे हेनरी, बाज़ औक़ात मैं सोचती हूँ कि तुम अपने होशियारी के बावजूद शायद दुनिया पर सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान हो। कोरी, और
नाराज़गी और इख्तलाफ का इजहार करते हुए, मिसेस मिल्टन, आई एम नॉट क्लेवर. इट सीम्स ऑड दैट आई शुड बी योर सिस्टर, अ क्वाइट ऑर्डिनरी commonplace woman with nothing in my life but my love for my husband and my son. But when I hear you telling me to take a broad statesman-like view of my son being blown to pieces, I begin to think that you are a fool, Henry, just a dull, unimaginative, bloodless fool. And when you ask me to rejoice because you have invented a bomb that will destroy a whole city in a few minutes, I think you are mad, wickedly, horribly mad. Corey, my dear Charlotte. मिसेस मिल्टन, मैं होशियार नहीं हूँ. मुझे तुम्हारी बहन होना बहुत अजीब लग रहा है. मैं बिल्कुल आम सी सादा खातून हूँ जिसके पास अपने बेटे और खाविंद की मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है. लेकिन जब मैं नहीं ये बताते हुए सुनती हूँ कि अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े होने के वाक़े के बारे में वसी नज़री और वसी नुक्ता नज़र का मुज़ाहरा करूँ, तो मैं ये सोचना शुरू कर देती हूँ कि तुम बेवकूफ़ हो. हेनरी बिल्कुल एक कंध जहन, तख्लीक से महरूम और ज़ालिम और बेवकूफ़ इंसान हो. और जब तुम मुझसे कहते हो कि खुश हो जाओ क्योंकि तुमने एक ऐसा बम ईजाद किया है कि चंद मिनटों में पूरा शहर तबाह कर देगा, तो मैं सोचती हूँ कि तुम वाकई पागल हो, रज़ील और बहुत खौफनाक हद तक पागल इंसान हो. कोरी, मेरी प्यारी शार्लेट. Mrs. Milton, one moment, Henry. I want you to try and realize my point of view, the point of view of an ordinary woman without any pretensions. Think of Eddie as I think of him, Corey. This isn't good for you. Miss Milton, हेनरी, एक लम्हे एक मिनट में चाहती हूँ कि तुम मेरे नुक्ता नज़र को महसूस करने की कोशिश करो. पेज 295. एक आम खातून की नुक्ता नज़र, किसी दावों दिखावों के बगैर एडी के बारे में ऐसे सोचो जिस तरह मैं सोचती हूँ. कोरी, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है. मिसेस मिल्टन, ओह यस, it is. I go back now to the very beginning and I think of Tom and me, very young and foolish, I suppose, but very happy too, Henry, and our queer pleasure and fright when we knew that Eddie was coming. And I think too of myself sometimes at night, awake with Tom lying asleep beside me, and how I thought about the little child I was going to bear him, and how I loved it and loved him for being its father, and how sure I was that it would be a boy. I was frightened sometimes because I thought I might die and never know my son, who would grow up and have no knowledge of me. And then he was born, such a dear little clutching child, so terribly dependent on me. Tom was very pleased and proud, but never so pleased and proud as I was. We both watched him grow. You know how handsome he was, Corey. Yes, he was good looking lad. मिसेस मिल्टन, ओह हाँ, ये है. अब मैं वापस अपनी ज़िंदगी के इब्तिदा पर जाती हूँ. मैं टॉम और अपनी ज़ात के बारे में सोचती हूँ. बहुत जवान और अहमक. मैं फ़र्ज़ कर लेती हूँ कि हम मगर बहुत खुश भी, हेनरी, और हमारे वो अजीब और बेतहाशा खुशी जब हमें पता चला कि एडी आ रहा है. और मैं अपने बारे में सोचती हूँ बाज़ औक़ात रात को जाकर, जबकि टॉम मेरे पास ही सोया होता था, और मैं किस तरह इस छोटे बच्चे के बारे में सोचती थी जिसको मैं जन्म देने वाली थी, और मैं इससे कितनी मोहब्बत रखती थी, और इससे भी इसके बाप के नाते मोहब्बत रखती थी, और मुझे कितना पुख्ता यकीन था कि ये लड़का होगा. मैं बाज़ औक़ात खौफज़दा भी होती थी, ये सोच कर कि शायद मैं मर जाऊँ और कभी अपने बेटे को ना देखूँ जो कि बड़ा हो जाएगा और उसे मेरे बारे में इल्म भी ना होगा. पेज 296. और फिर वो पैदा हुआ और एक छोटा सा प्यारा दिलकश बच्चा जो मुझ पर बहुत एहसार रखता था. टॉम बहुत खुश और इस पर फ़ख्र करता था, लेकिन वो मेरी तरह खुश और मगरूर नहीं था जितना कि मैं थी. हम दोनों इसे बढ़ते हुए देख रहे थे. तुम जानते हो ना कि वो कितना खूबसूरत था. कोरी, हाँ, वो खूबसूरत लड़का था. मिसेस मिल्टन, एंड वी मेड प्लान्स फॉर हिम. ही वॉज टू बी ग्रेट एंड लाइक्ड पीपल डिड लाइक हिम. इवन यू लाइक्ड हिम, हेनरी, डिडंट यू? Corey, yes, I liked him. He was an attractive boy, but don't you think? Mrs. Milton, and then he was ill. He remembered how we all thought that he would die, and Tom, poor Tom, who never could express himself very aptly, went about as if he were stunned. I can't tell you what I thought then, Henry. I just can't tell you, but oh, I pray for him. Henry prayed for him so that my whole mind was a prayer. Well, he got better and seemed to grow stronger, and at school he did very well. I can see now the first time he played in a cricket match, very pleased with his blazer, and how excited he was when he came to tell me that he had made 10 runs. 10 runs he made, my little son, in his very first cricket match. All the other boys of his age were very respectful to him, and I was so glad when he let me walk about with him, just as if he hadn't had a triumph. And Tom was frightfully pleased too, and gave him a sovereign.
Her tears overcome her and she raises her hand to her lips in gesture of grief. My little boy, Mr. Milden, मिस मिल्टन। और हम इसके लिए मनसूबाबंदी करते रहे। वो बहुत अजीम इंसान था और बहुत से लोग इसे पसंद करते थे, यहाँ तक कि तुम भी इसे पसंद करते थे। क्या ऐसा नहीं था? कोरी: हाँ, मैं इसे पसंद करता था। वो एक दिलकश लड़का था, लेकिन तुम सोचती नहीं हो। पेज 297। मिस मिल्टन: और फिर वो बीमार पड़ गया। तुम्हें याद है कि किस तरह हम सबको फ़िक्र थी कि वो मर जाएगा, और गरीब टॉम जो कि कभी भी अच्छे तरीके से अपना इजहार भी नहीं कर सकता था, वो भी चकरा गया। हेनरी, मैं इस वक्त भी सोचती थी, वो मैं बिल्कुल आपको बयान नहीं कर सकती, लेकिन हेनरी, मैं इसके लिए दुआ करती थी। इस तरह दुआ करती रही कि गोया मेरा पूरा जहन एक दुआ थी। अच्छा, फिर वो सेहतयाब हुआ और वो सेहतमंद दिखाई दिया और स्कूल में इसकी कारकर्दगी अच्छी थी। अब मैं देख सकती हूँ जब पहली बार इसने क्रिकेट मैच में हिस्सा लिया और अपने रंगीन जैकेट में बहुत खुश था, और वो कितना जज्बाती था जब वो मुझे ये बताने आया है कि इसने 10 रन बनाए थे। क्रिकेट के अपने पहले मैच में मेरे छोटे बेटे ने 10 रन बनाए थे। इसके हम उम्र तमाम दूसरे लड़कों का इसका एहतराम करते थे, और जब वो मुझे चहलकदमी पर मुझे अपने साथ जाने देता था तो मैं बहुत खुश हो जाती थी कि गोया वो फ़तह हासिल नहीं करता था। और टॉम भी बहुत खुश होता था और उसे सोने का सिक्का देता था। उसके आंसुओं पर काबू पा लेती है, यानी उसकी आंखों में आंसू आए और वो गम की वजह से अपने हाथ अपने होंठों तक उठाती है। मेरा छोटा लड़का। Corey: this is distressing you, my dear. Don't talk about it anymore. Miss Milton, recovering herself: he had not been at Oxford long when the war began, and then he went off and enlisted. We didn't know whether to be proud of him or to be angry with him, but chiefly we were proud. I loved him in his clumsy uniform and his great rough boots, just as much as I loved him later on officer's uniform. And when he went off to France, tried to be worthy of my son and not to cry. It's frightfully hard to smile, Henry, but I did smile. I felt it was what Eddie would wish me to do, not to shame him before the other people, and so I smiled, and I made a little silly joke about the fear of the Germans when they heard of his arrival. But I was in terror, Henry, and all the time that he was away, I was in terror. Page 298. The sight of a telegraph messenger made my heart sink, and then he come home on his first leave, and my little son wasn't my little son anymore, but a strangely grown man, young to look at, but full of extraordinary knowledge. कोरी: मेरी प्यारी, ये बातें तुम्हें परेशान कर देती हैं, इसके बारे में मज़ीद बातें ना करो। मिसेस मिल्टन ख़ुद को संभालती हुई: इसने ऑक्सफोर्ड में ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा था कि जंग शुरू हुई। फिर वो चला गया और इसका नाम शामिल कर लिया गया। हम नहीं जानते थे कि इस पर फ़ख्र करें या इस पर गुस्सा करें, लेकिन ज़्यादातर हम इस पर फ़ख्र करते थे। मैं इससे इसके बेढंग यूनिफॉर्म और बड़े बड़े सादा बूटों में देखना पसंद करती थी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बाद में मैं इसे ऑफिसर के यूनिफॉर्म में देखना पसंद करती थी। और जब वो फ्रांस जाने लगा और इसने मेरा अच्छा बेटा बनने की कोशिश करते हुए नहीं रोया, तो हेनरी उस वक्त मुस्कुराना बहुत मुश्किल था, मगर मैं मुस्कुराई। मैंने महसूस किया कि एडी ऐसा ही मुझसे करवाना चाहता था, और लोगों के सामने उसे शर्मिंदगी से बचाने के लिए मैं मुस्कुराई और जर्मन लोगों के खौफ के बारे में थोड़ा अहमकाना मजाक भी किया जब उन्होंने इसके आने के बारे में सुना। लेकिन हेनरी में खौफ में मुब्तला थी, और वो सारा वक्त जब वो घर से दूर था मैं खौफजदा थी। टेलीग्राफ का पैगाम लाने को देखते ही मेरा दिल डूब जाता था। और फिर वो अपनी छुट्टी पर घर आया, और मेरा छोटा बेटा फिर छोटा नहीं बल्कि एक तवाना और मजबूत बड़ा आदमी था। देखने में वो जवान लगता था, गैर मामूली इल्म से भरा हुआ था। I felt shy with him. He had seen so much and knew so much, and then I think I felt prouder of him than ever before, because he was a man and I could depend upon him. We were very happy burying that leave, Henry, so happy that I hardly had time to be miserable because it would so soon be over. And when he went back, although I cried a little when he wasn't looking, I didn't mind so much as I thought I should, because I persuaded myself to believe that he wouldn't be killed when he had his second leave and was a captain. I was sure that he would come home to me. Page 299. Quite safe. Even Tom, who had always felt we should lose him, began to believe that he had come home again, but he didn't immediately. When he got back to France, he had to go into the line, and 8 days later he was killed, just obliterated.
as you say, by men who had never seen him, who didn't even know that they had killed him, and all my years of love and hope and desire and pain gone. I had nursed him, and then in my moment my beautiful son was obliterated. Henry, this is a slight pause while she recovers herself. You see, don't you, Henry, that I can't take a broad view of that. I can only see my son's body mutilated and destroyed, that's all. मैं इससे शर्माती थी। मैंने इससे बहुत कुछ देख लिया था और बहुत कुछ जानना चाहती थी, और फिर मेरा ख्याल है कि मैं पहले से कहीं ज़्यादा इस पर फ़ख्र करने लगी क्योंकि वो एक आदमी था और मैं इस पर इन्हिसार कर सकती थी। हेनरी, हम इस छुट्टी के दौरान बहुत खुश थे, इतने खुश कि मेरे पास परेशान होने के लिए बमुश्किल वक्त मिलता था क्योंकि ये वक्त जल्दी ख़त्म होगा और जब वो वापस चला जाएगा। अगरचा मैं थोड़ी रोई जब वो मुझे नहीं दिख रहा था, तो मुझे ज़्यादा परेशानी ना हुई जितना कि मैं सोचती थी कि मुझे होनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने ख़ुद को इस बात पर कायल कर लिया कि इसे कत्ल नहीं किया जाएगा। जब उसे दूसरी बार छुट्टी मिली जबकि वो कैप्टन था, तो मुझे यकीन था कि वो मेरे पास घर आएगा, बिल्कुल महफूज और सही सलामत। हत्ता कि टॉम, जो कि हमेशा महसूस करता था कि हम इसे खो देंगे, इससे भी यकीन हुआ कि वो दोबारा घर आएगा, लेकिन वो घर नहीं आया। फौरी तौर पर जब वो वापस फ्रांस गया तो इसे अगले मोर्चों में भेज दिया गया और 8वें दिन बाद इसे कत्ल कर दिया गया, बल्कि जिस तरह तुम कहते हो मुकम्मल तौर पर मिटा दिया गया। इन लोगों ने जिन्होंने इसे कभी नहीं देखा था, जिनको पता भी नहीं चला कि उन्होंने इसे मारा है, और मेरी मोहब्बत, उम्मीद और तमन्ना और दुआ के साल गुजर गए। मैंने उसकी परवरिश की थी, उसका ख्याल रखा था और उससे थोड़े सबक पढ़ाए थे और उस पर फ़ख्र करती थी, और फिर एक ही लम्हे में मेरा खूबसूरत बेटा ख़त्म कर दिया गया। पेज 300। हेनरी, जब वो ख़ुद को संभालती है तो थोड़ा वक्फा होता है। हेनरी, तुम नहीं देखते कि मैं इस वाक़े को वसी नज़रिए से नहीं देख सकती? मैं सिर्फ़ अपने बेटे की मसख़शुदा लाश को देख सकती हूँ और बस। कॉरी, well, of course, I quite see your point of view, Charlotte. It is hard, I admit that, but we have to keep our feelings under control. And after all, there is the consolation that Eddie did his duty to his country. I dare say he accounted for a good many Germans. कौरी, अच्छा, बेशक चार्लेट, मैं आपके नुक्ते नज़र को बिल्कुल देख लेता हूँ। ये मुश्किल है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमें अपने जज्बात और एहसासात को काबू में रखना है। और बहरहाल ये तसल्ली और इत्मीनान की बात है कि एडी ने अपने वतन के लिए अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। मैं ये कहने की जुर्रत करता हूँ कि उसने काफ़ी जर्मनों को हलाक कर दिया। Mrs. Meldon, that doesn't comfort me, Henry. I can't get any pleasure out of the thought that some poor German woman is suffering just as I am suffering. No, Henry, I feel that I would want to take sides with her against men like you. Corey, men like me? हेनरी, ये बात मुझे इत्मीनान नहीं दिलाती। मैं इस ख्याल से खुशी हासिल नहीं कर सकती कि कोई गरीब जर्मन खातून मेरी तरह मुश्किल में है। नहीं हेनरी, मैं महसूस करती हूँ कि तुम्हारे जैसे मर्दों के ख़िलाफ़ उसका साथ देना चाहिए। कोरी, मेरे जैसे मर्द? मिसेस मिल्टन, yes, people with broad views, because you are such fools. Someone like me, not clever, creates a beautiful thing like my son, and you, with all your cleverness, can only destroy it. That's what I think. Your cleverness can only destroy it. You're a fool, Henry. Page 301. Mrs. Meldon, हाँ, वसी ख्यालात के लोग, क्योंकि तुम ऐसे बेवकूफ़ लोग हो, मेरी तरह कोई जो कि होशियार ना हो मेरे बेटी की तरह खूबसूरत चीज़ तख्लीक कर सकता है, और तुम अपने अक्ल और फ़हम के साथ इसे सिर्फ़ और सिर्फ तबाह कर सकते हो। यही वजह है हेनरी कि मेरे ख़्याल में तुम्हारी होशियारी और अक्लमंदी ही इसे ख़त्म कर सकती है। हेनरी, तुम बेवकूफ़ हो। कॉरी, नटल्ड, well, of course, Charlotte, with your views, I can hardly expect you to appreciate my work, but I fancy that my countrymen, if they have any sense, will know how to value me, will make my name known to the most ignorant man in the country. People will talk about the Corrie Omb, just as they used to talk about the Mills bomb during the war. I shall have to ask for a large lump sum in payment of the invention, because a royalty wouldn't pay me at all. Mills got a royalty on each of his bombs, but then they were small and hundreds of thousands of them were used. My bombs will be big, and one of them will suffice for a city. Yes, I shall have to ask for a large lump sum. So now that they are spending several million pounds on a battleship that is generally believed to be useless, I am entitled to ask for a very large sum for my bomb, which will certainly decide the war. I wonder how much I ought to ask for. Charlotte,
Charlotte, how much ought I to ask for? They won't give me what it's worth. That's absolutely certain. They might pay $250,000. Charlotte, what would you ask for if you were me? कोरी गुस्सा होते हुए, अच्छा शार्लेट, बेशक तुम्हारे ऐसे ख्यालात के साथ मैं मुश्किल ही तुमसे मेरे काम के सराहने की तवक्को रख सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे हमवतन अगर इन में अकल हो तो ये वो जान लेंगे कि वो किस तरह मेरी कदर करें। वो मुल्क के सबसे जाहिल आदमी तक भी मेरा नाम पहुँचा देंगे, मशहूर कर देंगे। लोग कोरी के बम के बारे में बहस करेंगे। पेज 302। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो जंग के दौरान मिल्स बम के बारे में बोला करते थे। मुझे इस ईजाद के अवज़ बहुत बड़ी यकशमत रकम का मुतालबा करना होगा, क्योंकि वो मुझे बार बार रकम नहीं दे सकेंगे। मिल्स को अपने बमों के अवज़ हर वक्त रॉयली मिलती रही, लेकिन वो छोटे थे और इन्हें लाखों की तादाद में इस्तेमाल किया गया। मेरे बम बड़े होंगे और इनमें से एक भी शहर के लिए काफ़ी होगा। हाँ, मुझे बहुत बड़ी रकम का मुतालबा करना होगा। अब जबकि वो एक जंगी जहाज़ पर कई मिलियन पाउंड खर्च कर रहे हैं, जिनके बारे में आम ख्याल ये है कि वो बेकार हैं, तो मेरा हक बनता है कि मैं अपने बम के लिए खतीर रकम मांगूँ, जो यकीनी तौर पर जंग में फ़ैसला कुन किरदार अदा करेगा। शार्लेट, मैं हैरान हूँ कि मैं कितनी रकम का मुतालबा करूं, मुझे कितनी रकम मांगनी चाहिए। वो मुझे इसकी कीमत नहीं देंगे, ये तो बिल्कुल यकीनी बात है। शायद वो मिलियन का चौथाई हिस्सा अदा करें। शार्लेट, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम कितनी रकम का मुतालबा करती? मिसेस मिल्टन, आई शुड आस्क फॉर माई सन। Corey, no, Charlotte, not again, please, not again. We must think of the future, not of the past. I don't want to ask for too much because I can't get it, and I don't want to ask for too little, though I'll probably get that anyhow. What do you think, Charlotte? Do you think it would be better to let them name a price? Mrs. Milton, मुझे अपना बेटा मांगना चाहिए। कोरी, शार्लेट, अब दोबारा नहीं, हमें माजी के बारे में नहीं बल्कि मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। मैं बहुत ज़्यादा रकम मांगना नहीं चाहता, क्योंकि वो रकम मुझे नहीं मिलेगी, और मैं बहुत कम भी नहीं चाहता, अगरचे मुमकिन हद तक शायद वो मुझे मिल जाए। शार्लेट, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम समझती हो कि हमें इनकी कीमत का तयन कर देना चाहिए? Mrs. Milton, I don't know. Corey, well, you might take a little interest in the matter. Page 303. It's very important to me. They ought really to give me a little too. Supposing I say a couple to £200,000 and peerage. Mrs. Milton, why not say 30 pieces of silver? मिसेस मिल्टन, मैं नहीं जानती। कौरी, अच्छा, तुम्हें इस मामले में थोड़ी दिलचस्पी लेनी चाहिए, ये मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। उन्हें चाहिए कि ज़रूर कोई खिताब भी अता करें। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि 2 लाख पाउंड और एक रुतबा यानी ओहदा। मिसेस मिल्टन, ऐसा क्यों नहीं कहते कि चांदी के 30 सिक्के बतौर रिश्वत? कौरी, thoroughly angry. Really, Charlotte? You are insufferable. You are absolutely insufferable. I put up with a great deal from you because you are in distress, but there are limits to endurance. You know, you haven't congratulated me even perfectly, and you have made yourself and me thoroughly miserable by this morning over what can't be helped. You have even made Hannah miserable. My dear Charlotte, I am talking to you now for your good. You really ought not to let your mind dwell on things in the way you do. It isn't good for you, and it's very unpleasant for me and for others who associated with you. Your boy was killed, so were others people's boy. But we can't spend the rest of our lives in lamentation. I have my work to do. Mrs. Milton, your bomb? कोरी, मुकम्मल गुस्सा होकर, शार्लेट, यकीनन नाकाबिल बर्दाश्त, तुम बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त हो। मैंने तुम्हारे साथ काफ़ी गुजारा है किया क्योंकि तुम मुसीबत में हो, लेकिन बर्दाश्त की भी हद होती है। तुम जानती हो तुमने मुझे मुबारकबाद भी नहीं दी, हत्ता कि सर्द महरी के साथ भी नहीं, और तुमने ख़ुद को और मुझे भी मुकम्मल तौर पर दुखी कर दिया इस गरिए वजारी से जिसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। पेज 304। तुमने जहाँ तक कि हन्ना को भी दुख दिया। मेरे प्यारी शार्लेट, अब मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। तुम्हें ऐसी चीज़ों से अपना दिमाग इस तरीके से ख़राब नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, और ये मेरे लिए तुमसे ताल्लुक़ है। तुम्हारा बेटा कत्ल कर दिया गया, इसी तरह दूसरों के भी बेटे कत्ल किए गए, लेकिन हम अपनी बकिया ज़िंदगी ज़ार अफसोस में तो नहीं गुजार सकते। मुझे अपने काम करने दो। मिसेस मिल्टन, तुम्हारा बम? कौरी, यस। Mrs. Milton, which will make the bodies of men and women and little children rot if it does not blow them to pieces? Corey, the fortune of war, my dear Charlotte. After all, what does it matter to a man whether he is blown to pieces by a bomb or stabbed to death by a bayonet?
As a matter of fact, the bomb is more merciful of the two. It isn't any use being sentimental about these things. The purpose of war is killing, and the side which kills the most people in the shortest time is going to win the war of the future. My bomb will enable those who possesses it to conduct a war in a rapid and efficient fashion. No reasonable person can deny that I have performed a service to my country in inventing this bomb for its use, and even you, if you were not distracted by what you heard this morning and the fact that this is anniversary of Eddie's death, would agree with them. कोरी हाँ. Mrs. Milton, जो मर्दों और औरतों के एग्ज़ाम और छोटे बच्चों के एग्ज़ाम गला सड़ा देगा अगर इन्हें टुकड़े टुकड़े करके उड़ा ना दे. कोयरी, मेरी प्यारी शार्लेट, जंग का यही नतीजा होता है. बहरहाल एक इंसान के लिए इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ख्वाह उसे बम से उड़ा दिया जाए या संगीन खंजर से मार कर हलाक कर दिया जाए. पेज 305. दर हकीकत बम इन दोनों में से ज़्यादा रहमदिल है. इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जज्बाती होने का कोई फ़ायदा नहीं. जंग का मकसद कत्ल करना है, और वो फरीक जो कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कत्ल कर दे वो मुस्तकबिल की जंगों जीतेगा. मेरा बम जिनके पास होगा वो जंग को तेज़ रफ्तार और मौसर तरीके से लड़ेंगे. कोई भी अक्लमंद शख्स इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता कि इसको बम को ईजाद करने में मैंने मुल्क की खिदमत की है. हत्ता कि तुम भी, अगर तुम आज सुबह सुनने वाली बात से पागल ना होती और ये हकीकत ये कि एडी की मौत की सालगिरह है इनसे मुताबिकत रखते. मिसेस मेल्टन, no one but you knows the secret of your invention, Henry. Corey, no, not that I am aware of. Mrs. Melton, if you were to destroy your invention, never reveal its secrets, thousands of boys like Eddie might live without fear of being destroyed. Corey, oh, I don't know, it's fantastic thought, but there's nothing in it. Other people will invent things even deadlier than my bomb. Mrs. Melton, but Henry, if you were to suppress your invention, Corey, suppress it? मिसेस मेल्टन, कोई भी नहीं, बल्कि सिर्फ तुम अपने ईजाद का राज जानते हो हेनरी. कोरी, नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं इससे आगाह हूँ. मिसेस मेल्टन, अगर तुम्हें अपने ईजाद को तबाह करना पड़े तो इसका राज किसी को न बताना. शायद एडी की तरह हज़ारों जवान तबाही के खौफ के बगैर ज़िंदगी गुजारें. कोरी, ओह, मैं नहीं जानता, ये तो आला सोच है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है. दूसरे लोग मेरे बम से ज़्यादा तबाहकुन चीज़ ईजाद करेंगे. मिसेस मेल्टन, लेकिन अगर तुम अपने ईजाद को खुफिया रखो. 306. कोरी, इसे खुफिया रखो. मिसेस मेल्टन, yes, if you were to destroy your formula and people were to know what you had done, perhaps you'd do a great deal to change people's hearts. Corey, my dear Charlotte, most sensible people would think I had gone off my head. A few cranks and religious maniacs might praise me, but the average person would think I was a fool beside being damned unpatriotic. मिस मिल्टन, हाँ, अगर तुम अपने फॉर्मूले को मिटा दो और लोगों को पता चले कि तुमने क्या किया है तो शायद तुम लोगों के दिलों को बदलने के लिए बहुत कुछ करोगे. कोरी, मेरी प्यारी शार्लेट, ज़्यादा एहसास लोग सोचेंगे कि मैंने अपना दिमाग तबाह कर दिया. चंद टेढ़े और दीवाने लोग शायद मेरी तारीफ़ करें, लेकिन औसत दर्जे का शख्स मुझे बेवकूफ़ समझेगा और इसके अलावा वो मुझे गैर मुहब्ब वतन भी समझेंगे. मिसेस मिल्टन, हेनरी, आई बेग यू टू डिस्ट्रॉय योर इन्वेंशन. कोरी, यू व्हाट? Mrs. Milton, I beg you to destroy it. Let that be your memorial to Eddie. Corey, my dear Charlotte, I begin to believe that grief has unhinged your mind. Destroy my invention? Mrs. Milton, your bomb will destroy life, Henry. I beg of you to destroy it. Mrs. Milton, Henry, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि अपना ईजाद तबाह कर दो. Corey, तुम क्या? मिसेस मिल्टन, मैं तुमसे कहती हूँ कि इसे ख़त्म कर दो. इसे एडी के लिए एक यादगार के तौर पर करो. कौरी, मेरी प्यारी शार्लेट, मुझे यकीन होने जा रहा है कि गम ने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया है. पेज 307. अपना ईजाद तबाह कर दूँ मैं? मिसेस मिल्टन, तुम्हारा बम ज़िंदगी को तबाह कर देगा. हेनरी, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि इसे ख़त्म कर दो. कौरी, रबिश वुमेन, रबिश. Mrs. Milton, then I will destroy it for you. She goes to the table where the retorts are and turns the table over so that the retorts are smashed. Corey, what the hell are you doing? Mrs. Milton, I am destroying your foul invention. Corey, laughing harshly, that won't destroy it. I got it all in my head. All that you have done, Charlotte, is make a mess on my floor. Damn silly, I call it. Corey, खातून फजूल बात.
मिसेस मिल्टन, फिर मैं इससे तुम्हारी जगह तबाह करूँगी। वो मेज़ तक जाती है जहाँ पर आतिशी बर्तन रखे हुए हैं और मेज़ को उलट देती है ताकि बर्तन टूट जाए। कोरी, ये तुम क्या फजूल काम कर रही हो? मिसेस मिल्टन, मैं तुम्हारी बर्बाद इजाद को मिटा रही हूँ। कोरी तेज़ी से हंसते हुए, ये काम इसे तबाह नहीं कर देगी। ये सब कुछ मेरे जहन में मौजूद है और शार्लेट, जो कुछ तुमने किया है ये मेरी मंजिल पर सब कुछ बिगाड़ना है, गंदा करना है। मैं इसे लानती और बेवकूफ़ाना काम कहता हूँ। He stoops down and begins to clear up the mess. Mrs. Milton, standing behind him, it's all in your head? Corey, of course it is. Anybody but a fool of a woman would have realized it, making a confounded mess like this. Mrs. Milton, it's all in your head? Corey, yes, don't keep on repeating yourself, but come and help to clear up this mess you have made. Mrs. Milton, Henry, won't you do what I ask you? Page 308. Corey, don't be a fool, looking around. Give me that cloth over there so that I can mop up this stuff. वो नीचे झुककर गंदगी को साफ करना शुरू करता है। मिसेस मिल्टन, उसके पीछे खड़ी होकर, ये सब कुछ तुम्हारे जहन में है? कौरी, बेशक है। कोई भी लेकिन एक खातून की बेवकूफ़ी इसको तस्लीम कर लेती है, इसी तरह नागवार गंदगी फैलाकर। मिसेस मिल्टन, ये सब कुछ तुम्हारे जहन में है? कौरी, हाँ, खुद इसे बार बार मत दोहराओ, बल्कि आओ और इस गंदगी को साफ़ करो, करने में मदद दो जो तुमने फैलाई है। मिसेस मिल्टन, हेनरी, क्या तुम वो काम नहीं करोगे जो मैं तुमसे कहती हूँ? कौरी, बेवकूफ़ मत बनो। इर्द गिर्द देखते हुए, मुझे वो कपड़ा दे दो ताकि मैं इस गंदगी को साफ़ कर दूँ। He continues to collect the pieces of broken glass, etc., while she goes towards the table where the cloth is. When she reaches the table, she sees a long knife lying there, and half unconsciously she picks it up and looks. Corey, impatiently, hurry up, what on earth are you doing? Mrs. Milton, I'm looking at something, this knife. वो टूटे हुए शीशों के टुकड़े जमा करने लग जाता है जबकि वो मेज़ की तरफ जाती है जहाँ पर कपड़ा पड़ा है। जब वो मेज़ तक पहुँचती है तो वो वहाँ पर एक लंबी छुरी चाकू पड़ा हुआ देखती है और नीम दीवानगी या गैर शौरी तौर पर वो उसे उठाती और देखती है। कौरी, बेसब्री से, जल्दी करो, तुम ज़मीन में क्या कर रही हो? नीचे क्या देख रही हो? मिसेस मिल्टन, मैं किसी चीज़ को देख रही हूँ, ये चाकू। पेज 309. Corey, well, you can look at it afterwards. Fetch the cloth now. Here's Eddie's wreath under the table. You have made a mess of it too. Mrs. Milton, Eddie's wreath? She comes towards him. The knife is in her hand. Corey, yes. Mrs. Milton, if you were to give up your invention, Henry, I wouldn't mind about the wreath. Your offering would be better than mine. Corey, well, I can't give up my invention for a lot of damn sentiment. Not likely. Mrs. Milton, it will destroy life, Henry. Corey, what's that got to do with it? Give me that cloth. He snaps it out of her hand but does not see the knife in her other hand. Corey, अच्छा, तुम बाद में इसे देख सकती हो, अब मुझे कपड़ा ला कर दो। मेज़ के नीचे एडी का हार पड़ा है, तुमने इसे भी ख़राब कर दिया। मिस मिल्टन, एडी का हार? वो इसकी तरफ आती है और चाकू इसके हाथ में है। कोरी, हाँ। मिसेस मिल्टन, अगर तुम अपनी इजाज़त तर्क कर दो तो मैं हार के बारे में फ़िक्रमंद नहीं होगी या कोई परवाह नहीं करूँगी। तुम्हारी पेशकश मेरी पेशकश से बेहतर होगी। कौरी, अच्छा, मैं ऐसे बहुत से लानती जज्बात के लिए अपनी इजाज़त नहीं छोड़ूंगा। ऐसा मुमकिन नहीं है, इसका इम्कान भी नहीं है। मिसेस मिल्टन, हेनरी की ज़िंदगी को तबाह कर देगा। कौरी, इसका इससे क्या ताल्लुक़ है? मुझे कपड़ा दे दो। वो इससे हाथ से छटक लेता है लेकिन इसके दूसरे हाथ में मौजूद चाकू पर इसकी नज़र नहीं पड़ती। पेज 310. Mrs. Milton, you won't destroy it, Henry. Corey, almost in a snarl, no. Mrs. Milton, raising the knife above him, then with a queer moan of despair, she drives the knife into his back. He sways a moment, uttering a choking sound, and then clutching at the air. He pitches forward onto his face. She stands above him, looking down on his body in a dazed way. She is crying hysterically, and suddenly she stoops and picks the broken wreath. She holds it to her breast and stares distractedly in front of her. Mrs. Milton, Eddie, dear, I had to, Eddie. Mrs. Milton, Henry, क्या तुम इसे ख़त्म नहीं करोगे? कौरी, गराते हुए, नहीं। मिसेस मिल्टन, इसके ऊपर चाकू उठाते हुए और मायूसी
कि एक आह के साथ वो उसकी पीठ में चाकू घोंप लेती है। वो थोड़ा हिलता है और दम घुटने की तरह आवाज़ निकालते हुए हवा में हाथ हिलाते हुए वो मुंह के बल गिर जाता है। वो इसके पास खड़ी होती है और नीचे इसके जिस्म को घबराहट के अंदर से देखती है। वो पागलों की तरह चीख रही है और अचानक वो झुककर वो टूटा हुआ हार उठाती है। वो इसे अपने सीने से लगा देती है और इंतहाई तज़ब्ज़ुब की हालत में सामने देखती है। मिसेस मिल्टन, एडी, प्यारे एडी, मुझे ऐसा करना था, ऐसा करना था। पर्दा गिरता है। Page 311, Comprehension. Answer the following questions. Question number 1. What is the significance of the title of the play Progress? Answer. The title of the play is very significant. The writer wants to convey us a message through this title that progress does not mean preparing weapons of mass destruction. Rather, the title is ironic because the play is not about progress in the real sense, it is about destruction. Question 2. What is the central idea of the play Progress? Answer. Central idea is that war is destructive for humanity. We should avoid wars because it brings destruction on large scale. Basically, the play is an anti-war play written against the First World War. The play emphasizes humanism and says that nothing against humanity should be eliminated. Question 3. What is the climax of the play Progress? Answer. Climax means the turning point in the play. Here in this play Progress, when Mrs. Melden comes to the roof of Professor Corey and asks her to destroy his invention. This is the climax. She also exchanges harsh words with him. Question number 4. What is one-act play? Illustrated with examples. Answer. A one-act play is a play that has only one act, but it may have one or more scenes. It has the unity of time, place, and action. The play Progress is one-act play. It has one action, place, and time. The whole act take place in the house of Corey. Page 312. It has limited time for action and the whole plot revolves around one theme, and it is against the war. Question 5. What is plot? Write down the plot of the Progress. Answer. Plot means the main events of a play, novel, film, etc., presented by a writer in an interesting sequence. For the plot of this play Progress, read summary of the play in the summary section. Question 6. Write the character sketch of Mrs. Melden. Read character sketch of Mrs. Melden in character section. Question 7. Draw the character sketch of Corey as hater of humanity. Answer. Professor Corey is self-centered, greedy and wicked person. He feels pleasure in destruction. He wants to be famous and wealthy by inventing a destructive bomb of mass destruction. He is also enemy of women. To him, human beings are of no consequences. Even he does not console her sister at her tragic loss of her only son. Question 8. What type of mother is Mrs. Melden? Illustrate through examples. Mrs. Melden is a dignified lady. She is sensitive and lover of humanity. She is very loving mother. She had only one son, Eddie. She loved her only son and always remembered him. His death was most shocking news for her. In the play, she is talking about his childhood, youth, and his killings at the war. She is really bereaved woman. Question 313. Question 9. Was Mrs. Melden justified in killing her brother? Give your considered view. Answer. Mrs. Melden committed a crime by killing her brother Corey, but her action seems to be justified for the sake of humanity. Sometimes it becomes essential to eliminate the wicked elements. Question 10. What was the cause of quarrel between Melden and Professor Corey? Answer. The main cause of quarrel between Corey and Melden is the dangerous bomb invented by Corey. She wants him to destroy his formula, but he kept denying his demand. Question 11. Contrast the characters of Melden and Professor Corey. Answer. Mrs. Melden is a dignified lady. She is loving mother. She loves humanity. She is hater of war. She is brave and emotional. On the contrary, Corey is wicked, greedy, lover of war, self-willed, enemy of women, and cruel person. Question 12. What is the conflict in the play Progress? How is it resolved? Answer. The basic conflict in the play is between the idea of war and the idea of peace. This conflict is represented by Professor Corey and Mrs. Melden. She wants him to destroy his formula of bomb while he shows resistance and refuses to do so. Finally, Melden kills him with the knife and thus conflict is resolved in favor of peace-loving people. Question 13. Suggest another ending for the play Progress. And answer. The ending of the play is violent and criminal. Although Mrs. Melden can be justified in her action, page 314, but it is also a fact that killing her brother is a crime anyhow. She did so in her emotions. She should have convinced him through other peaceful means. Question 14. True progress means the destroying of the means of destruction. Elaborate this statement in the light of the play. Answer.
It's true that progress means destroying the means of destruction. In the play, little violence is done in order to save humanity from destruction. When Corey did not realize the intensity of his sister's emotion, he is killed by her. It becomes essential to crush means of destruction. Question 15. How was Eddie killed? Answer. Eddie was killed while he was sitting in his less shallow trench. A shell came and eliminated him completely along with his other fellows. Question 16. Describe the physical and mental condition of Mrs. Meldon after the death of Eddie. Answer. She was greatly shocked when she heard the news of her son Eddie. He was Meldon's only son. She lost all what she had because her husband also died out of heart failure. She was all alone in this world. After the death of her son, she became very sensitive, emotional, dejected, and desolated. The killing of her brother can be said to be an act of madness. Question 17. Why does Mrs. Meldon hate war? Answer. Mrs. Meldon hates war because he considered it an organized butchery of young people. It destroys human peace. War has made her widow and snatched a young son from her. That is why she hates war. Question 18. What is Meldon's view about war? Answer. She considers war an organized butchery of youth. Page 315. It destroys human peace and it is the most terrible thing in her view. Question 19. What is Professor Corey's view about war? Answer. Professor Corey is lover of wars. He is scientist and wants to make wars most rapid and horrible. He says that wars will never end, and so the only solution is to make wars so horrible and so expeditious so that no nation will engage in one unless absolutely driven to it. Question 20. Bring out the ideological conflict between Mrs. Meldon and Professor Corey. Answer. There is the ideological conflict between them. Mrs. Meldon represents peace-loving people and Professor Corey represents warmongering arms dealers. Write suggestions. A. Write a detailed summary of play progress. Read summary of play in the summary section. Vocabulary. Fill in the blanks with words related to medicine. Use the words in brackets to form a new word that fits into each blanks. You can consult any authentic source if you don't know the meaning of these words. Thanks to modern medicine, there are many new treatments for diseases which in the past were incurable. Many childhood illnesses, for example, have disappeared. This is due to the use of vaccinations. Medicinal advances have also changed the way surgical operations are performed. These are less painful for the patient. Page 316. Than they used to be. But fortunately, in third world countries, a high number of infection diseases are still common because of overpopulation and poor living conditions. Malnutrition, which is caused by insufficient food, is one of many problems which can threaten child lives in these countries. With today's technology, there is no reason that a solution to these problems should be beyond our capabilities. Grammar. A. Active passive voice. Crime story. 1. Police has just announced. 2. That the bank was robbed yesterday. 3. 2 men entered the bank at 4:30 with guns in their hands. 4. Customers and bank clerks were asked to lie down on the floor and one of the bank clerks was made to fill the robber's bag with money. 5. After that, the 2 men left the bank quickly. 6. The police officer Nawab Ali says that more than £200,000 were stolen but nobody was injured. 7. Nawab Ali believes that robbers will be found soon. 8. The bank has been closed since yesterday. B. Ask questions about the robbery. A. What time did the 2 men enter the bank? They entered the bank at 4:30. 2. What were the customers and bank clerks asked to do? They were asked to lie down on the floor. Page 317. 3. What was one of the clerks made to do? To fill the robber's bag with money. 4. How much money was stolen by the robbers? More than £200,000 were stolen but nobody was injured. 5. Was someone injured? No, nobody has been injured. 6. How long will the bank be closed? It will be closed for 2 days. 7. Will the police find the robbers sooner as later? The police will find the robbers sooner.